सोशल प्रॉब्लम्स में आज एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, देश में कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में शेड्यूल ट्राइब्स को डीलिस्ट करने की बात चर्चा में है। लगातार इसको लेकर के दिल्ली की तरफ और अदर स्टेट्स की कैपिटल्स में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, कैंपेन्स हुए, रैलीज़ निकाली गई, प्रोसेशंस निकाले गए, जुलूस हुए, जलसे हुए। कौन सी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के मेंबर्स को डीलिस्ट करने के लिए कहा जा रहा है? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइब्स कोई ना कोई रिलीजन अपना चुकी हैं, कोई ना कोई रिलीजन में कन्वर्ट हो गई हैं, ज़्यादातर टारगेट वो ट्राइब्स या ट्राइब्स के वो मेंबर्स जो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं और इस्लाम को अपना चुके हैं, उन्हें अब शेड्यूल्ड ट्राइब होने का दर्जा है वो ना दिया जाए। उन्हें ये शेड्यूल लिस्ट से डीलिस्ट कर दिया जाए उन ट्राइब्स को, क्योंकि वो ट्राइब्स बेस गवा चुकी हैं शेड्यूल ट्राइब कहलाने का, क्योंकि वो किसी न किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो चुकी है। एक तरफ कैंपेन इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। मैं पूरी कहानी समझाऊंगा कि रिलीजन में कन्वर्ट हो गई हैं तो क्यों उनसे दर्जा ले लेना चाहिए शेड्यूल ट्राइब होने। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं मैं बताऊंगा, फर्स्ट। दूसरा, किसी ना किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो गई है मतलब अगर वो हिंदू रिलीजन भी अपना गई हैं, बुद्ध, जैन, सिख रिलीजन भी अपना गई हैं, तो भी क्या उनका शेड्यूल ट्राइब होने का दर्जा ख़त्म हो जाएगा? इस पे भी बात करेंगे। अगर वो इनमें से कोई रिलीजन ही नहीं अपनाए हुए थे अब तक, तो शेड्यूल ट्राइब का रिलीजन क्या था अब तक? कि जब वो इनमें से कोई भी रिलीजन अपनाए तो हम कहते हैं कन्वर्ट हो गए, तो उनका फिर रिलीजन क्या है? हम इस पर भी बात करेंगे। जो शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अपना गई हैं, वो अपोज कर रही हैं इस बात को कि हमें डीलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कंटिन्यू रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। ये शेड्यूल ट्राइब किस बेस पे ये रीजनिंग दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविज़न है? हम इस पे बात करेंगे। ये शेड्यूल ट्राइब कन्वर्ट ही क्यों हुई, क्या सिचुएशंस थी, हम इस पर बात करेंगे। कन्वर्ट होने के रीज़न्स क्या रहे, कन्वर्ट होने के बावजूद भी ये शेड्यूल ट्राइब के तौर पे ही कंटिन्यू होना चाहती हैं, ऐसा क्यों? इस पर भी बात करेंगे। जो लोग इन्हें शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं इनके कन्वर्ट होने के बाद, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपल बेनिफिट्स लेती हैं। ये क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जब जाती हैं तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही सारी माइनॉरिटी स्पेसिफिक वेलफेयर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेते हैं ये। सेकंड बेनिफिट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉज के अंदर रिजर्वेशन से एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इलेक्शन से जुड़े हुए हों, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हुए हों या जॉब से जुड़े हुए हों, इन्हें वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरा, जितनी भी पर्टिकुलर क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद जितनी भी मिशनरीज़ के एंड पर और इंटरनेशनली जो डोनेशंस आ रही हैं, जो ग्रांट्स आ रही हैं पढ़ाइयों को लेकर के, जॉब्स को लेकर और रिसर्च को लेकर के इन कम्युनिटीज़ के लिए, ये उनका लाभ भी कमा रहे हैं। क्यों? ये तीन स्तर पर लाभ कमा रहे हैं। जबकि इन्हीं ट्राइब्स के अदर मेंबर्स जो क्रिश्चियनिटी में नहीं कन्वर्ट हुए, उन्हें माइनॉरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है सरकार की योजना के तहत। उन्हें एजुकेशन के तौर पर, नौकरियों के तौर पर या पैसे के तौर पर मिशनरीज एक्टिविटीज़ का या इंटरनेशनल डोनेशंस का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और वो इन एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ द सेम ट्राइब जो कन्वर्ट हो गए, उन्हें वो एडवांस कह रहे हैं कि इन एडवांस्ड मेंबर के मुकाबले दूसरे सेम मेंबर जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी ढंग से नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो इनके मुकाबले कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़्यादा और बेहतर पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा नौकरियां ले जा रहे हैं। इससे वो मेंबर जो कन्वर्ट नहीं हो, वो कह रहे हैं कि वहाँ हमें कल्चरल थ्रेट है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एक्सेस हो रही हैं और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी भी लूज़ हो रही है, क्योंकि हमारे बेस में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है द इंडिजीनियस रिचुअल्स,
द नेचर वर्शिप। और जब ये रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं, वो रिलीजन इन्हें रोकता है अपनी उन प्रैक्टिसेस को करने से, क्योंकि उस रिलीजन में वो अलाउ नहीं होता है। इस वजह से धीरे धीरे हमारी जो पहचान थी कि हम एक बहुत ही डिस्टिंक्ट अलग कल्चरल ग्रुप हैं, हमारे कस्टम्स अलग हैं, हमारा मैनर अलग है, वो धीरे 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 इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दा बना हुआ है इस देश में। सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू है इस समय का। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनावी कैंपेन में इसकी बात उठा रही हैं, अलग अलग जगह पर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, कैंपेन्स हो रहे हैं। लेकिन लेक्चर की शुरुआत मैं यहाँ से नहीं करने वाला। लेक्चर की शुरुआत मैं एक और कैंपेन से करूँगा, मैं जाऊँगा इसी और, लेकिन एक और कैंपेन से, जहाँ पर एक बड़ा वर्ग अलग अलग स्टेट्स की कैपिटल्स में और देश की राजधानी में इस बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम ट्राइब्स का ये एक ख़ास रिलीजन है जो बाकी के सभी रिलीजन से अलग है। हमें इस कोड को जब हम फॉलो करते हैं, इन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं, इसे ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिलवाना है, इसे ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे दिया जाए, एक नया रिलीजन घोषित कर दिया जाए देश में, ताकि हम मजबूर ना हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन ज्वाइन करने के लिए। हमारा खुद का एक अपना रिलीजन हो जो हम आदिवासियों की प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के ऊपर बेस्ड हो, उन्हें ही कंटिन्यू कराए। इसे वो कहते हैं द सरना धर्म। बड़े पैमाने पर ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, खासतौर पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि इन राज्यों के आदिवासी समुदाय लगातार ये कैंपेन कर रहे हैं कि जो हमारी सरना वे ऑफ लाइफ है, जो सरना कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है हमारे, उन्हें ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे सरकार, ताकि हम मजबूर ना हो कोई और रिलीजन ज्वाइन करने के लिए, और हम अपने कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रोटेक्ट कर सके अपने इस रिलीजन के अंडर। ये किस बेस पे ये बात कह रहे हैं? सरकार क्यों नहीं इन्हें दर्जा दे देती? ट्राइब्स को लेके रिलीजन का स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर? हिस्टोरिकली ये किस रिलीजन में काउंट होते थे, तो आज कहाँ हो रहे हैं? मैं चर्चा यहाँ से शुरू करूँगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरा वायदा है। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम प्रोविजंस, नए नए लॉज, सारे आर्टिकल्स जो इनसे एसोसिएटेड हैं, और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि चल क्या रहा है। ये मुद्दा राजनीति का है, ये मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, ये मुद्दा सांस्कृतिक पहचान का है, आइडेंटिटी का है, यही क्या मुद्दा है, आप ये समझ पाओगे। शुरुआत करते हैं। भारत का एक राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य का एक गांव है उलिहतू। उलिहतू, इस उलिहती गांव से एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है सुखराम मुंडा। ये सुखराम मुंडा कौन है? ये ग्रेट ग्रैंड सन है एक व्यक्ति के, उनका नाम है बिरसा मुंडा। नहीं, ये गलत है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। 1875 में झारखंड राज्य में उलिहती गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम बिरसा मुंडा था, जो आगे जाकर के एक फ्रीडम फाइटर बने, एक रेवोल्यूशनरी बने, अंग्रेज़ों की नज़र में रिबिलियन भी हुए और अपनी जनजाति के लोगों के लिए भगवान हुए। ये है भगवान बिरसा मुंडा, जिनके नाम पर एयरपोर्ट्स हैं। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड में ही, रांची का ही एयरपोर्ट। उस बिरसा मुंडा के गांव उलिहतू में आज उनके ग्रेट ग्रैंडसन सुखराम मुंडा ये कैंपेन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरना कोड ऑफ लाइफ को, सरना कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को रिलीजन का दर्जा दे दिया जाए। किस तर्क पे वो ये कर पा रहे हैं, वो क्या मनवाना चाहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उनकी वरीज में एक वरी ये है कि भगवान बिरसा मुंडा जिन चीज़ों के खिलाफ लड़ते रहे, कन्वर्जन के खिलाफ लड़ते रहे, दुख होता है कि आज हमारा उलिहती गांव की आधी जनसंख्या क्रिश्चियन हो चुकी है। आज उन लोगों ने नेचर वर्शिप को त्याग दिया है। आज जब उलिहती गांव में आप आते हैं तो हम वो जो नेचर के वर्शिपर थे, आप उन गांव की ग्रीनरीज के आगे अगर सबसे पहले किसी बिल्डिंग से इनकाउंटर होते हैं
तो एक वाइट कलर के बड़े से चर्च से। एक रिमोटेस्ट एरिया भारत के झारखंड गांव का उलिहाती गांव, जहां पर आपको एंट्री में ही, प्रवेश में ही एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चर्च मिलता है। मैं लेक्चर की शुरुआत उसी चर्च की इमेजेस से करना चाहता हूं। सुखराम मुंडा जिसको लेकर के एप्रीहेंशंस जताते हैं कि गांव कितनी तेजी से बदला है, ट्राइबल पॉपुलेशन ने कितनी तेजी से इन रिलीजन्स को अपनाया है, क्या हालात बने होंगे, क्यों अपना लिया होगा, और किन बातों से कंसर्न्ड हैं उलिहाती गांव के काफ़ी लोग जो सरना वे ऑफ लाइफ को सरना रिलीजन बनाना चाहते हैं। देखिए, हम उस चर्च को देखें। ये एक साइड है चर्च की, ये एक दूसरी साइड है चर्च की, क्लियर? ये एक और साइड है चर्च की। ये उलिहाती गांव में बना हुआ चर्च है। भारत के राज्य झारखंड में बिरसा मुंडा का गांव, जहां उन्होंने कभी उलगुलन किया था। उलगुलन अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति, कन्वर्जन के खिलाफ एक क्रांति, अपने लोगों में नवचेतना, नवजागरण जगाने की एक क्रांति, उलगुलन, द ग्रेट रेवोल्यूशन। ओके, ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो जो लिखा है उसे पढ़ते हैं और फिर हम तकनीकी पहलुओं के वाया आगे बढ़ेंगे। ओके, बैकवर्ड कास्ट, क्लासेस एंड ट्राइब्स में आदिवासियों के जीवन से जुड़ा हुआ, जनजातियों के जीवन से जुड़ा हुआ, या कई राजनीतिक पार्टियां इस समय कहती हैं कि वनवासियों के जीवन से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा, जिसमें डीलिस्टिंग करने की बात है, जिसमें एक रिचुअल प्रैक्टिस, एक कोड ऑफ लाइफ को धर्म में बदलने की बात है, और जिसमें कन्वर्जन के खिलाफ आदिवासी समुदायों की खुद की एक लड़ाई है, और कन्वर्जन के खिलाफ एक बड़ा मेन स्ट्रीम सोसाइटी का एक फैक्शन है जो ये देख रहा है कि तेज़ी से ट्राइबल पॉपुलेशन को एक खास विशेष धर्म की ओर ले जाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कितने बजे होंगे गड्डी में अंदाजे से? सुखमन, आपने देखी ना अभी, तो कितने बजे हैं? लेट तो नहीं हो रही? कॉल कर दें तो क्या हो जाए? कौन सा टी 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 फो हो जाना है? फ़ोन ही है। लेक्चर पे ध्यान लगाओ, आपस में बात कर लो। सो द टॉपिक इज इशू ऑफ डिलिस्टिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, स्टार्ट। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है आज, है? दिख रहा है क्लियर? थोड़ा ही बड़ा लिखा है, ज़्यादा नहीं। इंडियाज़ ट्राइब्स, शुरुआत ऐसे होती है, हेडलाइंस अखबारों में, खबरों में मिलेंगी। इंडियाज़ ट्राइब्स सीक ऑफिशियल रिलीजन स्टेटस फॉर बिलीफ सिस्टम। भारत की आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय प्रयास कर रहे हैं कि जो उनका एक बिलीफ सिस्टम है, द सरना बिलीफ सिस्टम, उसको ऑफिशियल रिलीजन होने का स्टेटस मिल जाए। खबर की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, उनके अपने विश्वास, उनके मत, उनकी आस्थाएं, कि हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा मत है। इंडियाज ट्राइब्स सीक ऑफिशियल रिलीजन स्टेटस फॉर बिलीफ सिस्टम। दूसरी तरफ उनके भीतर कई एप्रीहेंशंस पैदा हो रही हैं, उनके भीतर कई संशय हैं कई चीज़ों को लेकर के। वो कैसे? एप्रीहेंशंस हैव ग्रोन ओवर सम हिंदू ग्रुप्स सीकिंग टू ब्रिंग दीज नेचर वर्शिपर्स इनटू द हिंदू फोल्ड। वो ये कहते हैं कि हम इन बात को लेकर के भी एप्रीहेंसिव हैं कि कई समुदाय प्रयास कर रहे हैं कि ये जताया जाए, मनाया जाए, समझाया जाए, कन्विंस किया जाए कि हम जनजातीय लोग जो कि प्रकृति की पूजा करते हैं, एनिमिज्म प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं, हम हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का ही हिस्सा हैं, हम उन्हीं में तो आते हैं। तो ऐसे में हमारे लोगों को उस तरफ भी ले जाया जा रहा है, हम इस बात से भी वरीड हैं। हमारी बड़ी जनसंख्या क्रिश्चियन हो चुकी है, हम इस बात से भी वरीड हैं, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। नेचुरली हमारी हिंदू सोसाइटी के साथ लंबे वर्षों के, शताब्दियों के कल्चरल टाइज हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, पर किन्हीं के साथ सांस्कृतिक रिश्ते होना, टाइज होना आपको वही नहीं बना देता। जैसे इंडिया के 500-700 सालों तक
2500 BC से 1800 BC तक मेसोपोटामियंस के साथ कल्चरल टाइज रहे हैं, लेकिन इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रैक्टिसेस और मेसोपोटामियंस की प्रैक्टिसेस अलग थी। जैसे आज भारत के तमाम मुल्कों से कल्चरल टाइज हैं, बट आप अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखते हो। तो वो यही कह रहे हैं सरना कोड वाले कि हमारे कल्चरल टाइज जरूर हैं द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के साथ, और वो भी सेंचुरीज ओल्ड हैं, और काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो ऐसा लगता है कि शेयर हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम डिस्टिंक्ट है, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी पहचान अलग है। उस अलग पहचान को अलग बनाने के लिए ज़रूरी हो गया है कि हम अपने रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दिलवा दें, क्योंकि हमारे ग्रुप की ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़, अलग आइडेंटिटीज़ तभी आगे अलग कंटिन्यू हो पाएंगी अगर उसके बेस में जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर हो जाएगा। अदरवाइज़ हम धीरे धीरे विदर अवे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, किसी न किसी के द्वारा कन्वर्ट कर लिए जाएंगे, हमारा ये डिस्टिंक्ट बिलीफ सिस्टम वैनिश हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए ये आखिरी मौका है कि वो अपनी आदिवासी धरोहर से, अपनी ट्राइबल हेरिटेज से जुड़ सके इस सरना वे ऑफ लाइफ के द्वारा, और वो हमारी है। उसे एक बार ऑफिशियल डिक्लेयर करिए, इसे कंजर्व करिए, इसे प्रोटेक्ट करिए, वरना अगर ये भी गई तो आप अपने आदिवासी धरोहर से कैसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो धरोहर जा चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी होगी। हम कुछ न कुछ हो चुके होंगे, या तो हम क्रिश्चियन हो चुके होंगे, या फिर हम इस्लाम हो चुके होंगे, या हम जैन, बुद्ध, सिख या हिंदू हो चुके होंगे। ये गारंटी है आदिवासी नहीं रहेंगे, हम जनजाति नहीं रहेंगे। ये उनका कहना है। वो कहते हैं हमारी उम्मीदें जगी जब हमारे ही समाज, आदिवासी समाज से ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा हमारे अंदर एक होप आई कि अब हमारे कॉजेज़ को सुना जाएगा, इसलिए हमने अपने प्रोटेस्ट को तेज किया, मजबूत किया कि वो हमारी बात को रखें, लोगों तक बात पहुँचे, हम मेन प्लेटफॉर्म्स पर आएँ कि हमारी मांगें क्या हैं। लेकिन कुछ भी यकीन में बदलता नहीं दिखता, रियलिटी की फॉर्म लेते नहीं दिखता, हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ये उनका कहना है। सो देयर आर मैनी एप्रीहेंशंस अमंग्स द ट्राइबल पीपल, specifically we are talking about a group of tribe men, those who are following the Sarna belief system. They are apprehensive towards the Christians, apprehensive towards the Muslims, even apprehensive towards the Hindus as well. वो उन सब को लेकर के apprehensions में है। Tribals organized demonstration in the Indian state of Jharkhand to demand the Sarna धर्म as a religion. कि उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज़ किए कि जो सरना धर्म है उसे टू डिमांड, यहाँ पे लिखना था, लिख लीजिएगा आप, टू डिमांड द डिक्लेरेशन ऑफ सरना धर्म एज ए रिलीजन। वो इस वजह से डिमांड कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि उनका सरना धर्म रिलीजन के बतौर डिक्लेयर कर दिया जाए। ओके, There are Adivasis or indigenous tribes people in the eastern and southeastern state of India, mainly in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, etc., who adhere to Sarna Dharma, a belief system that shares common threads with many ancient nature worshipping religions. ऐसे बहुत से आदिवासी समुदाय हैं भारत के पूर्व और जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और भी कई राज्य हैं जो कि सरना धर्म बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं। और ये सरना धर्म बिलीफ सिस्टम ये बहुत ही कॉमन है किन से, जो भारत में एंशियंट नेचर वर्शिपिंग रिलीजन्स हैं। और एंशियंट प्राचीन नेचर वर्शिपिंग रिलीजन्स कौन फॉलो करते हैं? द एंशियंट ट्राइबल पीपल। तो वो कहते हैं कि हमारा जो सरना धर्म है, इसके बिलीफ सिस्टम में जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं वो सही मायने में जो भारत के आदिवासी की नेचर वर्शिप की प्रैक्टिसेस हैं ये वही हैं, वही इससे जुड़ती हैं। इसे आप एक रिलीजन डिक्लेयर करिए, सब आदिवासियों का भला हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं।
वो बता रहे हैं कि आगे बताएंगे अभी कि वो कैसे हिंदुइज्म से अलग है, लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि फ्यू ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स आर, उनके कुछ रिलीजियस रिचुअल्स, एनिमिज्म की जब हम बात करते हैं, नेचर वर्शिप, तो कैसे द वर्शिपर्स डिस्प्लेड देयर रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड इनसाइड द सेक्रेड ग्रूव्स। जो इनके गांव होते हैं, उन गाँव में जो इनके जंगल होते हैं, जंगलों का एक हिस्सा बहुत ही सेक्रेड होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, उन्हें छेड़ा नहीं जाता, उन्हें परेशान नहीं किया जाता। वहाँ पर पानी, गुफाएं, पत्थर, चट्टानें, पेड़, ज़मीन ऐसे प्रिजर्व की जाती है कि वो पूरी तरह से वहाँ की जो इन सब चीज़ों की स्पिरिट है ओरिजिनल फॉर्म में इंटैक्ट है। मनुष्य को छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। दोज आर द सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड एरियाज़। आपके घरों में भी ऐसे कुछ सेक्रेड एरियाज़ होंगे जिस तरफ जाने के समय आप चप्पलें उतार लेते हैं, माथा झुका लेते हैं। उन स्थानों को बड़ा पावन पवित्र माना जाता है। पाँव नहीं लगाना, उधर नहीं जाना। इसी तरह से उन्होंने अपने जंगल के ही कुछ इलाकों को इतना पावन पवित्र माना होता है कि वो उसके साथ किसी तरह की कोई फालतू छेड़छाड़ नहीं करते। तो उन सेक्रेड ग्रूव्स में जाते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के प्रति, इस प्रकृति के प्रति अपना रेवरेंस यानी कि अपना सम्मान, अपनी भक्ति प्रकट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। मुख्यतः क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? फ्यू ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स आर द वर्शिपर्स डिस्प्लेड देयर रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड इनसाइड द सेक्रेड ग्रूव्स। हाउ? मेकिंग द सर्कल्स अराउंड अ साल प्लांट। साल के जो पेड़ होते हैं उनके इर्द गिर्द सर्कल्स बना देते हैं। और किन के गिर्द? एंड 3 सेक्रेड स्टोन, 3 सेक्रेड स्टोन्स के अराउंड सर्कल्स बना देते हैं। और फिर इनके प्रति अपनी रेवरेंस, अपनी वर्शिप शो करते हैं। क्यों 3 सेक्रेड स्टोन्स ही? क्यों? क्योंकि 3 टाइप ऑफ मेलेवलेंट स्पिरिट्स हैं जो उन्हें लगता है कि चाहती हैं कि हम उन्हें प्लीज़ करें, हम उन्हें खुश करें, जिससे वो हम पर कृपा करें, हम पर कोई कोप ना बरताएं, हम पर रहम करें, जिससे हम बचे रहें, हमारे खेत खलियान, हमारे जंगल फलते फूलते रहें, हमारे फल फूल लगते रहें, मौसम ऋतुएं ऐसे ही बदलती रहें, पानी का बहाव बना रहे, पानी स्वच्छ और शुद्ध बना रहे, ज़मीन उपजाऊ बनी रहे, हमारे रोग, पेड़ पौधे, पानी, प्रकृति से ऐसे ही ठीक होते रहें। जब तक नेचर की ये स्पिरिट्स हमसे खुश हैं तब तक हम इस नेचर के साथ जीवन जी लेंगे। नेचर हमें सब देगी, लेकिन जब तक नेचर की स्पिरिट्स को हमने बिगाड़ दिया, ये नेचर हमें सस्टेन नहीं करने देगा, क्योंकि हम प्रकृति का ही अंग हैं। इस प्रकृति का दोहन करके, इसे एक्सप्लॉइट करके, इसे नुकसान पहुंचा करके हम खुद अनएक्सप्लॉइटेड नहीं रह सकते, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द वेरी नेचर। नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम अनएक्सप्लॉइटेड कैसे बचेंगे? तो वो इस तरह से अलग अलग स्पिरिट्स जो कि स्पिरिट्स इमेजिन होती हैं उन्हें पानियों में, जो कि स्पिरिट्स इमेजिन होती हैं हवाओं में, जो कि स्पिरिट्स इमेजिन होती हैं उन्हें पहाड़ों में, चट्टानों में, ज़मीनों में, पेड़ों में, पौधों में, आसमानों में, हर चीज़ को वो इस तरह से मानते हैं कि इसके पीछे वो जो एक परम ऊर्जा है, उसी की कोई ऊर्जा है, एक स्पिरिट है। दैट कॉस्मिक स्पिरिट इज ड्राइविंग एवरीथिंग विद द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पिरिट्स, है ना? कोई ना कोई एक रज़ा तो है, ईश्वरीय रज़ा, द स्पिरिट, एक कॉस्मिक लेवल पर। जो रज़ा हर रज़ा में दिखती है, वो रज़ा है पानी की रज़ा, वो रज़ा है पहाड़ों की रज़ा, हवाओं में भी एक रज़ा है। ये सारी स्पिरिट्स हैं जो इन चीज़ों के पीछे, हवा में जो हवा का कारण है वो हवा की स्पिरिट ही तो है। पानियों में जो पानी का कारण है, पानियों में जो प्यास बुझाने की ताकत है, वो जो पानी की शीतलता है, वो उसकी स्पिरिट ही तो है। पानी की स्पिरिट चेंज करो, पानी दूषित, विषैला, विनाशकारी हो जाता है। पहाड़ों में जो पहाड़ों की शिथिलता है, स्थिरता है, मजबूती है, पहाड़ ही नदियाँ देते हैं, पहाड़ ही बर्फ़ देते हैं, पहाड़ ही तो सब कुछ देते हैं। ये जो हमें वो देते रहते हैं क्योंकि पहाड़ों में वो पहाड़ों से स्थिरता है। वो जो थोड़ी सी स्पिरिट हिली, पहाड़ दरक जाएंगे, बस्तियाँ उजड़ जाएंगी, सड़कें तबाह हो जाएंगी। तो ये मानते कि ऐसे ही नहीं है, स्पिरिट्स हैं इनकी।
हर चीज़ अपनी स्पिरिट के साथ खड़ी है। पानी की स्पिरिट है उसकी शीतलता, प्यास बुझाना, जीवन देना। इसी तरह से पहाड़ों की स्पिरिट है स्थिर रहना, आश्रय देना, चट्टानें देना, निवास देना, हमें छुपाना। वृक्षों की स्पिरिट है हमें घर देना, सामग्री देना, फल देना, आश्रय देना, दवाएं देना, औषधि देना। हे ईश्वर, ये सारी स्पिरिट्स इंटैक्ट रखना, वरना असर जो घटा तो हम खत्म। तो श्रब्स में, हर्ब्स में वो स्पिरिट नहीं, हर्ब्स में वो असर नहीं। ये हर्ब अब जितनी खानी है खा लो, फर्क पड़ना नहीं। इस तरह से वो प्रकृति को देखते हैं। ओके, तो ये कहा। क्या करते हैं कि द वर्शिपर डिस्प्लेड देयर रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड inside the sacred groves, making circles around a sal plant and 3 sacred stones। तो देखिए एनिमिज्म में मैं बताता था, पेड़ भी आ गया, चट्टानें भी आई गई। 1 each for the spirits they believe need to be pleased। तीनों पत्थर कब पूज रहे, क्योंकि 3 स्पिरिट्स। they knelt as Miranda smeared the stones with vermilion paste। ये घुटने झुका करके इन पत्थर, इन सेक्रेड ग्रुप्स, इन वृक्षों के सामने घुटने टेक कर खड़े रहते हैं। चारों तरफ सिंदूर में लिपटे, पत्थरों से खुद जकड़े हुए, बंधे हुए, प्रकृति में ही उड़ल जाते हैं, इमर्स कर जाते हैं। इस तरह से घुटने टेकते हुए प्रकृति का पूजन करते हैं कि हम पे कृपा करो। वर्मिलियन माने द सिंदूर, उसका पेस्ट लिपटा हुआ। ये इनकी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। सो दे नेल्ट एज मिरांडा smeared the stones with vermilion paste, bowed down to the sacred plant and laid down fresh leaves covered in cow dung paste। तो एकदम ताज़ा पत्तियाँ काव डंग में डाल के प्लांट करके अर्पण करते हैं। आज भी आप अपने घरों में कलश सजाते हो, कोई पूजा करते हो तो कलश रखते हो, उसमें आम के पत्ते लगाते हो, उसमें अनाज डालते हो। कई पूजाओं में ऐसा होता है कि गोबर लाया जाता है, उसमें अनाज दबाया जाता है, पत्तियां दबाई जाती हैं, डंडे दबाए जाते हैं। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम कल्चर से उनका कल्चर, मैं आपको इमेजिन कराने के लिए कह रहा हूँ कि आपको ये अनोखा न लगे कि पता नहीं क्या बोल दिया। तो ताज़ा ताज़ा पत्तियां लेकर के गोबर में दबा करके अर्पण करते हैं कि लीजिए, प्रस्तुत करते हैं घुटनों के भार। ये सब उनकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। सरना लोगों को देखोगे तो ऐसे नजर आएंगे, इस तरह की रिचुअल्स करते हुए दिखेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू देम, वो ये कहते हैं देयर गॉड्स आर एवरीवेयर, कि वो कहते हैं हमारे ईश्वर हर जगह हैं। तुम इन्हें लिमिट मत कर देना इस पत्थर में, इस साल वृक्ष में, इस गोबर में लिप्त इन पत्तियों में जो हम अर्पण कर रहे हैं इनमें, या सैक्रेड ग्रुप में। नो, तुम इन्हें लिमिट, ये दे आर गॉड्स आर एवरीवेयर, कॉस्मिक स्पिरिट कहीं अंग है, हर जगह व्याप्त हैं। लेकिन हम उन्हें ज़्यादा पाते हैं, ज़्यादा देखते हैं प्रकृति में। व्याप्त तो हर जगह है, हम ज़्यादा यहाँ पाते हैं, हम उनकी ज़्यादा कृपा यहाँ से लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम देयर गॉड्स आर एवरीवेयर बट दे सी मोर इन नेचर देन अदर्स। ओके, ये तो उनकी बातें हो गई, ये तो उनकी कहानियाँ हो गई, जो हो गई सो हो गई। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट डज नॉट लीगली एक्नॉलेज देयर फेथ। गवर्नमेंट अभी तक तो उनके फेथ को लीगली एक्नॉलेज नहीं करती, नहीं मानती। बट सरना फॉलोअर्स क्लेम दैट फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट वुड हेल्प प्रिजर्व देयर कल्चर एंड हिस्ट्री इन द वेक ऑफ स्लो इरोजन ऑफ इंडिजीनियस ट्राइब्स पीपल्स राइट्स। वो कहते हैं अगर एक बार सरकार रिकॉग्नाइज कर दे तो हम जिस मौके पे खड़े हैं कि तेज़ी से हमारे इंडिजीनियस लोगों के कल्चर, कस्टम, मैनर, हमारे अधिकार इरोड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, ये बच जाएंगे। हम अपने कल्चर, कस्टम, मैनर को बचा पाएंगे। हम उसे सिलेबस का हिस्सा, एजुकेशन का हिस्सा, अगर रिलीजन के तौर पे डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर एनसीईआरटी बन जाएगा ना, पढ़ाया जाएगा ना, आपको लोगों तक जाएगा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में डाल पाएंगे, अपनी प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करा पाएंगे, सारी चीज़ें हो पाएंगी। हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी पहचानें बिखरने से बचेंगी। ये जल्दी कीजिए, वो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि ट्राइब्स के तौर पे पढ़ाए जा रहे हैं ना, कैंपेन कर रहे हैं तो पढ़ाया ना, ना पढ़ा ना करते कैंपेन। कैंपेन का मतलब ही होता है बेटा इन्फॉर्मेशन बढ़ाना।
मैं एक ज़रिया हूँ सोसाइटी में हुए कैंपेन्स की जानकारी आपको देना। क्यों? ऑफिसर बन के किन को सर्व करने वाले हो बेटा? इन्हीं आदिवासियों को, इन्हीं किसानों को, इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं के बारे में जानकारी नहीं लेके जाओगे तो क्या थोथा बन के इनके बीच जाओगे? वहाँ जाके वीडियो ही बनाने उम चिकी चुक चीं चका चुक चुक, ये थोड़ी ना करना है। Will be the key position holder of the government of India. If you are not at all even able to articulate their demands in a right manner, how would you pursue their demands to the government authority? Or how would you take stand in front of them about the stand taken by the government? कि गवर्नमेंट क्या कह रही है? अदा पता कुछ गवर्नमेंट समझा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्या कह रही है। कौन है भाई? वो जैसे फोन पे अभी मैं हो रहा थोड़ी देर पहले पंखे के मामले में, और आदिवासी आके कुछ कुछ बोल रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? वो कहेंगे नहीं चलेगा, ये ऑफिसर नहीं। तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं बॉस। इसी को आपके सिलेबस में दिखा है कि इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ये वही है बॉस। ओके तो मैं तो जानकारियां ला ही रहा हूं। उन्होंने कैंपेन किया है, ना किया होता तो यहां तक बात ना आती। अब कैंपेन किया है तो बात तो आनी ही चाहिए। ओके अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं था। 1871 में भारत में सेंसस की शुरुआत हुई। सेंसस क्या है? जनगणना। हर 10-10 साल पर देश की आबादी की गिनती होती है और उससे जुड़े बहुत सारी एलिमेंट्स, घरों में पंखे कितने, कमरे कितने, घर क्या क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, ये सब कुछ पता लगता है देश की सरकार को कि योजना किन के लिए बनानी है और कैसी बनानी है, देश किधर को जा रहा है। मतलब आपके परिवार के 4 लोग हैं और आपके घर का एक आदमी है जो डिसीजन मेकर है, उसे परिवार के 4 लोगों का पता ही नहीं है कौन कितनी उम्र का हो गया, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या खरीद के लाएगा। ऐसे ही देश की सरकार है, देश चला रही है, देश के लोगों की जानकारी ही नहीं, तो नीति क्या बनाएगी, पैसा किधर लगाएगी? सेंसस कंडक्ट किया जाता है भाई। कंसेंसस मत कहना, बड़े बड़े टीचरों मैंने कंसेंसस बोलते देखा है, वो सहमति होती है। ये सेंसस है, जनगणना। 1871 से शुरू हुई है। आदिवासी कहते हैं कि 1871 से जब सेंसस शुरू हुआ था, हमें कॉलम दिए जाते थे, कॉलम नंबर 7, 8, 9, जिसमें हम अपने आप को आदिवासी लिख पाते थे, ट्राइब्स लिख पाते थे, एबोरिजिनल लिख पाते थे, ऐसे कॉलम थे, हम उसमें टिक कर पाते थे। लेकिन 1951 से ये कॉलम्स बंद कर दिए गए। तब से लेकर के अब तक हमारे पास जो अब ऑप्शन बचा है कॉलम का, वो ये बचा है कि हमें रिलीजन के कॉलम में 6 ऑप्शन मिलते हैं, या तो उनमें से कुछ भरो या फिर आगे एक ऑप्शन है अदर्स। खत्म। क्या है ये अदर्स? या तो रिलीजन लो या फिर अन्य। तो मजबूरी में या तो रिलीजन लेते हैं या अन्य हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सिस्टम धीरे धीरे बदला। वो कहते हैं कि 2011 के सेंसस के पहले भी हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट किए थे, और अब 2000 उन्हें लगा कि 2020 में होगा, फिर 21 में होगा, 22 में होगा, तो 23, 24। वो कह रहे हैं हमें लग रहा है किसी भी समय अब सेंसस होना है, 2011 के बाद अभी तक हुआ नहीं। तो हम फिर से लगे हुए हैं कि भाई कॉलम ऐड कर देना हमारा, हमें एक रिलीजन डिक्लेयर कर दो। तो सेंसस का समय चल रहा है देश में, अगर होगा तो, इसलिए ये इतने तेज हो रखे हैं सारे, सब मांग इसलिए तेज हो गई है। ओके सो वो कहते हैं कि इन द सेंसस एक्टिविटी ऑफ इंडिया द सिटीजन्स आर ओनली अलाउड टू अलाइन देमसेल्व्स विद वन ऑफ द 6 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स। कौन से? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जैनिज्म एंड सिखिज्म। इन 6 में हो, 6 को भरो, नहीं तो अदर हो जाओ। While they can select others category, but nature worshippers have felt compelled by the religious affiliation system to associate with one of the named faith. वो कहते हैं कि हमें compelled feel होता है कि हमें किसी ना किसी named faith, जिन faith को नाम मिल चुके हैं, उनके साथ अलाइन होना, एसोसिएट होना। हम नहीं होना चाहते, हम उनसे अलग हैं। यही तो हमारी आइडेंटिटी को इरोड कर रहा है, यही तो हमारी पहचानों को नष्ट कर रहा है। हम अन्य, अन्य का मतलब क्या? सब एक जैसे, सब अन्य। इट्स नॉट द थिंग। वो कहते हैं कि 2011 का सेंसस जो था, उसमें जितने लोगों ने भी अन्य का बटन दबाया या अन्य में एंट्री डाली, उनमें से आधे से ज़्यादा फिगर निकल के आई। ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन लोग
जिन्होंने अन्य दबाया, तो अन्य जब आप लिखते हैं वहाँ पे एक कॉलम है कि लिख दीजिए कि आप कौन सा बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब रिटर्न में लिख दीजिए, कैटेगरी बॉक्स नहीं बनाया पर रिटर्न में लिख दीजिए। वो कहते हैं जितनों ने भी अन्य कॉलम को टच किया उनमें से आधे से ज़्यादा अप्रॉक्स 4.9 मिलियन ने खुद का सरना रिलीजन डिक्लेयर किया, सरना बिलीफ सिस्टम। कहते 4.9 मिलियन फिगर हमारी है और देश में जैनिज़्म की फिगर 4.5 मिलियन से थोड़ी ही ज़्यादा है, वो रिलीजन है, हम रिलीजन नहीं। वो कह रहे हैं सेंसस ही बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। 2011 का सेंसस का डाटा निकाल लीजिए, तो वो ये कह रहे हैं कि 2011 सेंसस मोर देन हाफ a number close to 4.9 million of those who selected the others religion option identified as सरना धर्म adherents, वो सरना धर्म के अनुयायी के रूप में पाए गए। तो इससे तो हमारी संख्या, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, समवेयर अराउंड 5 मिलियन, और वो भी 2011 के सेंसस के मुताबिक। अब तो हमें लगता है कि हम बड़े होंगे, हम आगे बढ़ गए होंगे, तो हमारा नंबर तो बहुत बड़ा है, फिर भी हमारी एक डिस्टिंक्ट पहचान नहीं है। तर्क तो होंगे, सरकार क्या कहना चाहती है, सिर्फ नंबर से ही क्या कोई रिलीजन डिक्लेयर हो जाएगा? क्या नंबर से रिलीजन डिक्लेयर हो जाता है? या रिलीजन बनने के लिए कितने फॉलोअर, कितने नंबर चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मेट है देश में? शायद ऐसा फॉर्मेट नहीं है। तो ये सारी बातों पे ध्यान देने योग्य है। कितनी बड़ी डिबेट है ये, है कि नहीं? ये डिबेट किधर को चलती है, वो पॉइंट बाय पॉइंट कैसे अपना केस रख रहे हैं कि हम हिंदू रिलीजन से कैसे डिफरेंट हैं, वो अभी पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बात बताएंगे कि उनकी प्रैक्टिसेस से हमारी प्रैक्टिसेस कैसी डिफरेंट हैं। और फिर आगे जो दूसरा मंच है जो डीलिस्टिंग की बात कर रहा है, उनकी जो क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं, मैं वो लिखने जा रहा हूँ, वो समझते हैं। देखिए, सरना धर्म के लोगों का क्या मानना है। उनका कहना है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है, बिलीफ है, हमारा फेथ है, ये सभी तरह के मोनोथीस्टिक और पॉलीथीस्टिक रिलीजन से अलग है। मोनोथीस्टिक में मोनोथीस्टिक मने मोनो मने एक, थीस्टिक मने विचार या मान्यताएं, एक ईश्वर को मानने वाले लोग। इसमें आप क्रिश्चियनिटी को रख लीजिए, इस्लाम को रख लीजिए, सिखिज़म को रख लीजिए, ये मोनोथीस्टिक रिलीजन माने जाते हैं। सरना धर्म के लोग कहते हैं कि हम हर तरह के मोनोथीस्टिक रिलीजन और पॉलीथीस्टिक, पॉली मने कई, थीस्टिक मने कई ईश्वरों को मानने वाले, जैसे कि हिंदुइज़्म कई अनेक ईश्वरों को माना जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि देश में और विश्व में जितने भी पॉलीथीस्टिक या मोनोथीस्टिक रिलीजन हैं, हम उनसे अलग हैं, हमें उनसे रिलेट ना किया जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम क्रिश्चियनिटी से जुड़ते हैं, ना हम इस्लाम से जुड़ते हैं, ना ही हम हिंदुइज़्म से जुड़ते हैं। हमारी इन सब से एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। मतलब अगर इस समय कोई लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर कि ट्राइबल्स तेज़ी से क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट्स से डिप्राइव किया जाए, उन्हें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से डिलिस्ट किया जाए, तो हम उनको ये कहना चाह रहे हैं कि फिर ये डीलिस्टिंग उन पे भी लागू होगी जो लोग सिर्फ क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में नहीं जा रहे, जो लोग हिंदुइज़्म में भी जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुइज़्म भी ट्राइबल्स का रिलीजन नहीं है। सरना धर्म के फॉलोअर ये कहना चाह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज अगर गवर्नमेंट चाहे तो ट्राइबल्स को उनका अपना एक ओरिजिनल रिलीजन रिकॉग्नाइज करके मिल सकता है, और वो सरना रिलीजन है। और बिल्कुल भी हम इन सब में से किसी से रिलेट नहीं होते, हिंदुइज़्म से तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हिंदुइज़्म से हमारी अब तक इंटरेक्शंस रही हैं, हमारी उनके साथ कनेक्टिविटीज़ और मेलजोल रहा है, लेकिन इसका कभी ये रिज़ल्ट नहीं बन सकता कि हम उन जैसे हैं या वो हमारे जैसे हैं। हमारी उनसे बहुत सी भिन्नताएं हैं, अलग हैं हम उनसे। वो बताते हैं कि किस ग्राउंड पर हम अलग हैं, तो वो बता रहे हैं कि हम सभी एग्जिस्टिंग मोनोथिस्टिक एंड पॉलीथिस्टिक बिलीफ सिस्टम से अलग हैं। वी आर द ट्राइबल रिलीजन, वी आर द ट्राइबल वन, जिसमें वो क्या क्या प्रैक्टिसेस बता रहे हैं जो उनकी अलग है। सो हाउ सरना धर्म, that is the Sarna faith, is different from monotheistic and polytheistic ones? Answer is Sarna धर्म has no temples or scriptures. वो ये कह रहे हैं कि हमारे कोई टेम्पल्स नहीं होते, हमारी कोई स्क्रिप्ट